चलो कोई बात नहीं। नहीं भी करोगे हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ना सपोज करो 60 जो कुछ कोई भी आइटम है, मतलब 60 चॉकलेट है या कुछ चॉकलेट है या रुपए हैं 60, मैं कुछ भी जो है ना इक्वली कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 60 रुपीज़ को, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि अगर वहां पर सिर्फ एक बच्चा है तो आप उसको ही 60 रुपीज़ दे दोगे। ऑन द कंट्रेरी आप ये भी बोल सकते हो कि अगर बच्चे 60 हैं तो हर एक बच्चे को आपको ना एक एक रुपया देना पड़ेगा। वैसे ही आप बोलोगे अगर दो हैं तो ईच को 30 देना पड़ेगा, है ना। तीन है तो ईच को 20 देना पड़ेगा। चार हैं तो ईच को 15 देना पड़ेगा। पांच हैं तो 12 ईच को देना पड़ेगा। छः हैं तो 10। ठीक है, 7 आप दे नहीं सकते 7 लोगों को। 8 भी नहीं दे सकते आप, 9 भी नहीं दे सकते, 10 दे सकते हो। तो 10 देने का मतलब तो ये वही हो गया ना, रिवर्स हो गया ना वापस से। तो आप ये बोल सकते हो नंबर ऑफ जो वो होंगे चिल्ड्रन होंगे या तो 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से होंगे तो हर एक बच्चे को इतने इतने रुपए आप दोगे इस तरह से। और ऑन द कंट्रेरी अगर आप इधर वाले नंबर ऑफ चिल्ड्रन रख लेते हो कि 30 वो 60 30 20 15 12 10, अगर ये आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं तो इधर वाले आपके रुपए हो जाएंगे। ठीक है, चलता तो इसी रिलेशन में, क्योंकि आपको टोटल 60 डिवाइड करना है कुछ भी सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में। अब इसमें होता क्या है कि अगर जैसे मैंने बोला सपोज करो यहाँ पर ना 20 बच्चे हैं और मैंने हर एक बच्चे को ना 3 रुपए दिया, तो अगर मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बढ़ा देता हूँ, 10 बढ़ा के 20 से 30 कर देता हूँ, तो ये तो हमें ऑब्वियस दिखता है कि उनको हर एक बच्चे को कंट्रीब्यूशन जो होगा, मतलब जो बेसिकली पैसा मिलने वाला है वो हर एक बच्चे को कम मिलेगा। ऐसा होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये बोले कि भाई उनके आपने जो है 60 रुपीज जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में डिवाइड किए इन सच अ वे कि अगर आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 10 से बढ़ा दिया जाए, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 10 से आपका बढ़ा दिया जाए तो हर एक बच्चे को 1 रुपया कम मिलेगा। पहले 3 मिल रहा था, अब 2 मिलेगा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करती है ना उसको, ये दोनों पेयर जो है 20 into 30 वाला और 3 into 20 वाला, 2 into 30 वाला, 3 into 20 वाला पेयर सेटिस्फाई करता है इसको। बोलो। यस सर। तो अगर आपको बोला जाए कि एट प्रेजेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने क्लास में या क्लास में या घर में जो भी है, एट प्रेजेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 30। 30। इनिशियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, तो आप बोलोगे 20। 20 थे। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बोलता नीलोफर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट 200 चॉकलेट्स इक्वली टू हर स्टूडेंट्स बट 2 ऑफ हर ओल्डर स्टूडेंट कम। उसके दो मतलब क्या कहते हैं, एलिमनाई एलिमनाई समझ लो या ओल्डर स्टूडेंट जो भी हैं वो आगे, मतलब सी हैज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सेम चॉकलेट्स टू ऑल ऑफ देम नाउ। अगर उन्हीं चॉकलेट्स को उसे सेम चॉकलेट्स को अगर सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 2 से बढ़ जा रहे हैं, तो ये तो पक्का है ना चॉकलेट सबको कम मिलेंगी। तो यहाँ इसने बोल भी दिया कि चॉकलेट जो है वो 5 से कम। 5 कम मिल रही है हर एक को। हम्म, तो बोलता है देन व्हाट दे आर गेटिंग अर्लियर, तो सो नीलोफर्स प्रेजेंट स्टूडेंट्स आर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 200 को इसी तरह से फैक्टराइज करोगे। एक बच्चा होगा तो 200 चॉकलेट पूरी, दो होंगे तो ईच को 100, तीन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते 200 को, चार होगा तो 50 ईच, पांच होगा तो 40 ईच, छः में भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, 7 में भी नहीं कर सकते, 8 into 25 कर सकते हो, 10 into 20 कर सकते हो। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है 200 ना। उसके बाद सीधा 20 से होगा, मतलब यही पेयर वापस रिपीट करने लगेगा अब।
तो अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि आपको 5 लेस कहाँ पर नजर आता है। बोलता है कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 से बढ़ जाते हैं तो हर एक बच्चे को जो है वो 5 चॉकलेट कम मिलता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जहां भी कहीं एक जगह 5 का गैप है वहां उसके जस्ट अपोजिट साइड में वो 2 का गैप होना चाहिए। तो आप बोलोगे पहले मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन की अगर बात की जाए या फिर चॉकलेट की बात की जाए तो जहां पर 5 का गैप है ना उसके जस्ट अपोजिट में 2 का गैप होना पड़ेगा। आप अब ये बोल सकते हो ना कि पहले आपके पास जो चिल्ड्रन थे वो 8 थे, 8 थे, हर एक अभी बच्चे 10। को 25 चॉकलेट मिल रहा था। हम्म, अभी 2 चिल्ड्रन बढ़ गए, अब 10 हो गए और हर एक बच्चे को कितना मिल रहा है अब 20 चॉकलेट्स। तो उसने पूछा कि एट प्रेजेंट नीलोफर के पास कितने स्टूडेंट हैं। आप क्या बोलोगे? 10, 10. 10। एक तो ये क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी भी कंपटीशन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ पर ना एक कंडीशन तो ये होगी जब उसने बोला कि एट प्रेजेंट कितने स्टूडेंट हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि यही नीलोफर जो है ना 200 चॉकलेट जो है इक्वली अमंग सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। बट यहाँ स्टेटमेंट बट 2 ऑफ आर ओल्डर स्टूडेंट कम की जगह ना ये स्टेटमेंट हटा के लग जाता इफ बाकी सब सेम है। इफ 2 ऑफ आर ओल्डर स्टूडेंट कम then she has to redistribute the same chocolate to all of them now। अब बोलते हैं now her present student get 5 chocolate lesser than what they were getting earlier। तो उसमें पूछता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे। तो वहां पर आपका आंसर ना 10 नहीं होता, वहां पर आपका आंसर 8 होता है, 8 क्योंकि जस्ट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई गई है लेकिन क्लास में है उतना सिर्फ ही 8 ही। बच्चा है पहले जैसे। हाँ, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर गलती हो जाती है अक्सर कि आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसने इफ बोला है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की है जिससे कि हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, है ना। अदरवाइज ऐसा हुआ नहीं है। तो वहां पर अगर आपको पूछता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर तो आप वहां पर क्या बोलोगे? 8। ठीक है। Yes, sir. चलो, बोलता है रिमी वाज बोर्न ऑन 3/3/2012। रीमा वाज बोर्न ऑन 13 days बिफोर रिमी। If Rimi was born on a Saturday, what was the day on which Rima was born? बोलता है रिमी जो है वो 3 मार्च को बोर्न हुई 2012 को। अब बोलता है कि रीमा जो है उससे 13 दिन पहले बोर्न हुई थी, बिफोर रिमी। रीमा जो है वो 13 days बिफोर हुई थी। अब मुझे एक बात आप लोग बताओ, ये हाइपोथेटिकल कैलेंडर का क्वेश्चन है कि एक्चुअल कैलेंडर का? Hypothetical. हाइपोथेटिकल कैलेंडर का, क्योंकि उसने बोला इफ रिमी वॉज बोर्न ऑन अ सैटरडे, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है यहाँ पर कि वो सैटरडे ही था। तो कई बार हम लोग क्या करने लग जाते, बहुत से लोग क्या करने लग जाते हैं 3 मार्च 2012 से 13 दिन पीछे जाके डेट निकालेंगे फरवरी की, और फिर उस फरवरी का दिन निकालना स्टार्ट कर देंगे एक्चुअल कैलेंडर वाले प्रोसेस से, और वो गलत हो जाता है कई बार। क्योंकि हाइपोथेटिकल कैलेंडर में जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन एक्चुअल कैलेंडर से देगा। तो आप क्या बोलोगे कि अगर सैटरडे दिन हमारा जो है अगर वो सैटरडे है और बोला है कि वो 13 दिन पहले मतलब बॉर्न हुई है, 13 दिन पहले का मतलब अगर मैं 13 डेज पीछे इसको कर दूं तो मेरा डे आ जाएगा ना, क्या होगा? तो अब बहुत से लोग ये भी करने लगते हैं कि इसको पीछे ना 13 डेज काउंट करना शुरू कर देते हैं। और हम लोग किससे करते हैं, जबकि ओड नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, ओड डेज जिसको बोलते हैं हम। तो यहाँ तो 13 तो 7 से ज्यादा है ना, हम इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 6।
आपको एक बार रिमाइंड करा दूं मैं, ओड डेज चेक करने के लिए आप लोग रिमाइंडर वाला पार्ट चेक करते हो कैलेंडर के केस में। आपके पास अगर ओड डेज अगर आपके पास 6 आते हैं, जो भी आपको गिवन डे होता है उसको आप 0 ओड डेज कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपको बताया था हाइपोथेटिकल कैलेंडर के केस में, ठीक है। और आपको जाना है पास्ट में, तो ये जो 6 ओड डेज आपका है ना, ये 6 दिन आप इससे पीछे करोगे। और अगर आपको फ्यूचर में जाना होता तो इसको 0 रख के आप 6 दिन आगे बढ़ा देते हो। तो अगर आप सैटरडे से 6 दिन पीछे करोगे तो 1 2 3 4 5 6 फ्राइडे आ जाएगा वापस। बोलो। तो अगर पूछेगा रीमा कब बॉर्न हुई थी, तो आपका आंसर होता है यहाँ पर तो फ्राइडे। और इसी केस में आप लोगों को जो है अगर पूछा होता है कि 13 दिन बाद पैदा हुई थी वो, तब आप जो है यहाँ से 6 दिन आगे बढ़ाते हो। फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना? सो उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ जैसे सैटरडे है तो पीछे तो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और हाँ, थ्री यहाँ तो संडे संडे हाँ, आना चाहिए। पड़ेगा। संडे होगा ना सर, वही तो मैं सोचा। उल्टा कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर संडे हम्म, आएगा। हाँ मुझे मैं लगा वही एक दिन सोच रहा पीछे था चला जाएगा। तो संडे होगा। संडे आएगा क्योंकि उससे एक दिन फ्राइडे, थर्सडे, पीछे जा रहा है ना सर। ट्यूसडे, मंडे, हाँ संडे आएगा यहाँ पर। 7 होने से सैटरडे हो जाता, लेकिन अभी 6 है यस, ना। ये संडे संडे होगा। और यहाँ अगर आप इसको 6 दिन आगे बढ़ाओगे तब ये तो फ्राइडे आएगा। फ्राइडे। ये बोलता है रणवीर ऑफिस डोर फेसेस ईस्टवर्ड, ही वॉक्स आउट फ्रॉम हिज ऑफिस बैक डोर अप टू 100 meters एंड देन टूवर्ड्स राइट। देखो ये डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन है आपका। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रणवीर ऑफिस डोर फेसेस ईस्टवर्ड्स, ही वॉक्स आउट फ्रॉम हिज बैक डोर। देखो फेस तो ईस्टवर्ड है, ईस्ट की साइड उसका मतलब ऑफिस डोर है, बट वो बैक डोर से निकलता है और 100 मीटर चलता है, मतलब वो वेस्ट की साइड चला 100 मीटर। तो आप बोलोगे 100 मीटर जो है वो वेस्ट साइड में चला। 1 मिनट रुकना जरा। हेलो जी। यस सर। हाँ, तो जैसे ना वो बैक डोर से मतलब वेस्ट की साइड 100 मीटर गया, उसके बाद उसने ना राइट टर्न लिया, राइट ऊपर गए। टर्न ऊपर हम्म गया और वो 100 मीटर इधर भी वॉक किया। हम्म उसके बाद बोलता है टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। इधर ऊपर जाने के बाद यहाँ से लेफ्ट लिया और 50 मीटर चला। अभी वो कहीं इस जगह पे, तो बोलता है विच डायरेक्शन हैज ही रीच्ड नाउ, किस डायरेक्शन में वो पहुंच चुका है अब। देखो उसने फेस की बात नहीं की है, हम्म किस डायरेक्शन में उसने फेस किया हुआ है ये नहीं बोला है उसने। उसने बोला है कि वो किस डायरेक्शन में पहुंच गया है, तो डायरेक्शन तो ये है ना, तो ये नॉर्थ कौन सा वेस्ट। होता है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। तो मैं क्वेश्चन पूछूं, हम्म जो वो जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन किया था हमने, हम्म वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन शीट में भी था कि रहीम इज एग्जैक्टली 2 years older than Ram. हम्म। If Ram is born 11th November 1999, on what day did Rahim born? तो वो भी ऐसे करेंगे कि रुको रुको, 11 नवंबर। 1999, हम्म। बट ये इसमें डे कौन, ही नहीं दिया हुआ। ये कौन बोर्न हुआ है? राम। श्याम। राम राम। अच्छा राम। और रहीम इससे 2 years older है। अच्छा रहीम इससे 2 साल के बाद हुआ। पहले हुआ, ओल्डर है। अच्छा अच्छा। 97 बॉर्न होगा। हाँ वो 97 हो गया।
11 मतलब पूरा 2 ईयर दिया हुआ ना सिर्फ। हाँ, ये तो तो कैलेंडर ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। एक्चुअल कैलेंडर का ही होगा ना। हाँ तो 1997 का 11 नवंबर निकाल दो, क्या होगा? हाँ, बस ये कंफर्म करना था। ये तो कैलेंडर प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ये बताओ, 65। 65 मिनट। हाँ 65 से ये तो कम से कम सभी लोगों का सही होना चाहिए, क्योंकि हाँ 65 5/11 होता है ना यूजुअली। 65 हाँ, 5/11 होता है, 65 5/11। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 65। आंसर में वही है तो या ये बोलता है द टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, मतलब ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये वेन डायग्राम जैसा लग रहा होगा आपको, बट ये है नहीं वेन डायग्राम, ठीक है। इसने जस्ट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें डाल दिया है। ये एक तरह का ना, आप डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। दिया है क्या मैंने? मतलब इफ द टोटल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट सर्वे हु यूज 4G इनेबल्ड मोबाइल हैंडसेट आर 3591, तो यहाँ 4G इनेबल्ड हैंडसेट वाले कितने लोग हैं? 9% है ना। 9%। आप बोलोगे 9% परसेंट ऑफ ऑफ टोटल एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 359। 3591। x का वैल्यू 3591 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100। पहली बात तो एक तो ये हो गया, इससे तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि 9% अगर आपका इतने के बराबर है, तो अगर आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो 1% का वैल्यू आ जाएगा ना। यस सर। और आपको निकालना है सिर्फ 57% का वैल्यू, क्योंकि बताना है 3G स्मार्टफोन यूजर्स कितने। तो वो तो 34 34 तो होगा। 34 है ना वो। अच्छा ऊपर वाला बताना है ना। 34%। देन द नंबर ऑफ 3G स्मार्टफोन यूजर्स सर्वेड, हाँ तो 34% का वैल्यू तुमको यहाँ बताना है। तो आप क्या करोगे, या तो टोटल निकाल लो उसका 34% निकालो, या फिर आप बोलोगे 9% का वैल्यू अगर 3591 है तो 1% का वैल्यू आप निकाल लो, तो इसी से आ जाएगा तो हाँ 1% फिर 3591 34। बाई 9 हो जाएगा ना। और फिर उसमें डायरेक्ट ही इंटू 34 कर दोगे तो पूरा आपका 34% का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? हाँ 13566। 13566 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। यस। उसके बाद इसी इसी का ना एक क्वेश्चन और है, वो इन्होंने ना थोड़ा सफल कर दिया था, तो वो थोड़ा सा आगे है, तो मैं उसको भी ले ले रहा हूँ अभी साथ में। ये मतलब if the survey was to be conducted on 10% less respondent than the basic handset users shall be approximately, मतलब अगर टोटल रिस्पोंडेंट को जो है 10% कम पे अगर वो किया जाता तो आपके अप्रोक्सीमेटली बेसिक हैंडसेट यूजर कितने होते? तो अभी टोटल तो आपने ऊपर निकाला ही है, वो क्या था 3591 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100, बताओ कितना है ये? 3990। 3990 आ रहा है, 39 39,900। ये टोटल आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, बोलता है कि इस पे ना 10% कम अगर आप इसको कर देते हो टोटल को, तो इसका 10% तो 3990 होगा, इसको माइनस कर दो, माइनस 3990 कितना आएगा बताओ? थ्री फाइव नाइन वन जीरो 35910। 35910। अब ये बचा, मतलब इतने सर्वे में अगर टोटल हैं अब, तो आपको बेसिक हैंडसेट यूजर कितने? 57%। 57%। तो इसी का 57% आप निकाल दो। $2468.7, तो ये अप्रोक्सीमेटली
2469 आएगा, मतलब 2046 8.7 आ रहा होगा ना। हाँ 468.7 तो हाँ तो ये 69 ही हो गया था। हाँ, इतना आ जाएगा। ठीक है, एक तो आप ये काम कर लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपको 57% की वैल्यू भी निकाल के अगर आप उसका भी 10% कम कर देते ना, तब भी आंसर आ जाता। अब बात एक ही है भाई, क्योंकि अगर ओवरऑल 10% कम हो रहे हैं तो सभी का 10% कम होगा ना फिर। ऐसा हालांकि जरूरी नहीं है अगर एक्चुअल डेटा के हिसाब से आप देखोगे, लेकिन क्वेश्चन की जो वो मतलब वो एक फ्लो जो बनता है क्वेश्चन का, उस फ्लो के हिसाब से आप देखोगे तो सभी का 10% कम होता है। और बेहतर ये है कि जो भी टोटल आपका निकला उसका 10% कम करो और फिर उसका 57% आप निकाल दो, आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये अच्छा बोलता है इफ देयर आर अबाउट 1,90,000 पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 56 to 65, और इसमें बोलता है टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एज पर देयर एज ग्रुप। देखो इस तरह के डीआई आते हैं उसमें कई बार नोटिस में, मतलब एक ही नंबर का एक सेट आएगा, बस एक ही क्वेश्चन आएगा उसका बस। और उस एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपको कि आप पूरा डेटा एनालाइज करो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर करो। ये फटाफट से आपका हो जाएगा। आपको पता है 56 से 65 के एज ग्रुप वाले 5.12% है। 5.12 यहाँ पर आपको पता है कि 5.12% जो है टोटल है। हम्म तो इफ देर आर अबाउट 1,90,000 पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 56 to 65, तो यही तो 1,90,000 के बराबर होगा ना। यस सर। तो बोलता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल इन द एज ब्रैकेट ऑफ 26 to 35। 26 to 35 कितने, 17.75। अब बोलोगे अगर 5.12% का वैल्यू जो है 1,90,000 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1,90,000 डिवाइडेड बाई 5.12, और आपको निकालना कितना है 17.75 के बराबर। तो 17.75% निकालने के लिए आप करोगे 1,90,000 सो 17.25 है। 16 से 25 में, तो फिर सर 26 to 26 से 35 35 बोला है, 35 ये सर 17.25 है। 25 है। तो 17.25 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। सिक्स 40136 आ रहा है आपका, 6,40,136। तो अप्रोक्स में क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना ऐसा, 6,40,000 हो जाएगा आंसर आपका। 6,40,000 है। मतलब 6,40,136.71875 आ रहा है, बट वो अप्रोक्स में आप इतना ही बताओगे। हाँ वो पॉइंट पूछा भी नहीं है ना सर। देखो the sum of three consecutive prime number is 83. What shall be the square of the largest among the three numbers if its digits are reversed? तो यहाँ पर पता है क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बिल्कुल एक नॉर्मल सा कंसेप्ट बोल रहा, मुझे कोई भी एक 3 नंबर बोलो छोटे से, बिल्कुल ज्यादा बड़े नहीं। 235 3 5 ठीक है, इनका एवरेज क्या होगा, 3 होगा। बट 3 होगा। कहाँ से 3 होगा, कॉन्सेक्यूटिव सीरीज है ये। 2 3 4 होता तब होता ना 3। 5 होगा। कुछ भी बोलोगे, मतलब 5 3 8 और 10/3 नहीं होगा, 3.33 3/2 होगा ना। 3.33। मतलब इतने आसान क्वेश्चन में तुम लोग अटकोगे भारी भारी क्वेश्चन करके। चलो इसका एवरेज जो है आपका 3.33 है, जैसे
वैसे ही आप कोई दूसरा सीरीज लो, जैसे मैंने बोला 5, 10 और 12, तो इसका 12 और 10 22 और 5 27, 27 डिवाइडेड बाई 3, इसका एवरेज 9 है। तो तुमको ये पक्का पता है कि अगर ऑब्जर्वेशन 3 है तो छोटी वाली वैल्यू से एवरेज बड़ा होगा और बड़ी वाली वैल्यू से एवरेज छोटा होगा। छोटा होगा, और ये पता होता है कि बीच वाली वैल्यू के आसपास कहीं लाया करता है ना। तो जब आपको ये बोला जस्ट सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 83, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस 83 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा नहीं। सर एक बार फिर से समझा दो प्लीज। क्या? यही जो आपने बताया कि 5 से ज्यादा होगा और 12 से कम होगा वाला पार्ट। अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट हैं, तुम्हारी सिस्टर के पास 10 चॉकलेट हैं, भाई के पास 12 हैं, अगर तुम तीनों आपस में बराबर करते हो तो 5 से कम हो सकती है किसी पे, नहीं। 12 से ज्यादा हो सकती है किसी पे। अच्छा वो आप नंबर लाइन वाले ही हो गए ना कि लास्ट फर्स्ट डिजिट से ज्यादा नहीं होगी। यस, हाँ ठीक है। वही मैं बोला कि अगर आप लोग उसका वो निकाल लो, मतलब जो 83 अगर 3 नंबर का सम है, तो अगर आप 83 को 3 से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा उसका 7.66 27.66 27.66। 66 आता है। और तुमको ये पता है कहीं ना कहीं ये जो बीच वाली ऑब्जर्वेशन के ही आसपास होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इसका नियरेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 29। 29। हाँ यस। उसके आगे क्या? 31 31, 23. और ये 23 है। 3। तो आप इनका एक बार सम करके देखो, अगर ये 83 बन जाता है तो यही है। अदरवाइज थोड़ा एक बार आपको पीछे करके भी आप एक बार देख सकते हो, मतलब यहाँ पर 29 की जगह 23 रख के और इधर 19 भी रख के देख सकते हो। हाँ सर 83 आ रहा। हाँ यस ना, सर अगर 83 आ सम रहा। यहाँ 83 आ गया तो यही है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल करना, क्योंकि कंफर्मेशन तो हमें भी नहीं है ना कि वो 29 से हाई जाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो नियरेस्ट है 29 भी है, और आप इसी को 23 बोल के यहाँ 19 और यहाँ 29 भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में ही आ रहा है ना, तब भी तो ये। बट इन तीन में से मतलब तीनों का सम 83 नहीं सेटिस्फाई करेगा ना, तो वही तो बात है। हाँ ऊपर वाले का 83 सेटिस्फाई कर जाता है इसमें अक्सर, जो नियरेस्ट वाला होता है। तो उस वजह से आपका जो है अगर 83 सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब ये आपका लार्जेस्ट नंबर 31 है और स्मॉलेस्ट नंबर 23 है। अब बोला व्हाट शैल बी द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट among the 3 number if its digits are reversed। 169। तो 31 को आप 13 बना दो 13 और उसका स्क्वायर कर दो तो 169। लास्ट वाला क्वेश्चन समझा नहीं, एक बार बताएंगे सर? 13 वाला एक बार बताएंगे प्लीज। अरे यार 31 को अगर तुम डिजिट इनवर्स कर दोगे तो क्या बनेगा? हाँ 13 समझा क्वेश्चन। क्या होता है? 169 ठीक है। क्वेश्चन में बोला अगर इसके डिजिट को आप रिवर्स कर दो तो इसका स्क्वायर क्या होगा रिवर्स करने के बाद? लार्जेस्ट अमंग द। ओके सर। डायरेक्टली भी ऐसे पूछ सकते हैं ना कि जैसे इंस्टेड ऑफ रिवर्स अगर नहीं बोला जाए तो। हाँ डायरेक्ट भी लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर क्या होगा वो भी पूछ सकता है। अच्छा ये बताओ।
आज का तुम्हारा ये जो क्लास है ना, ये आपकी प्रिपरेशन का वो भी है एक तरह से, लेबोरेटरी टेस्ट। और इसमें अगर देखा जाए तो 1080 आता है, आएगा। हाँ, वो भी आ सकता है। वो तो आ रहा है 1080 का। 1080 अगर आपका इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है हाँ तो वो ठीक है। देखो आपको बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का एक वो मिला, उसको लॉग मिला। She wants to cut this log into exact number of wooden cubes. So what is the number of such cubes of equal size that she can get by using the entire log? तो यहाँ तो क्या है कि आप 1080 बोल सकते हो कि जो भी उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि 1:1 के उतने क्यूब तो बना सकते हो ना आप, है कि नहीं? हाँ यस सर। तो आप डायरेक्टली उसका वॉल्यूम होगा 6 इंटू 12 इंटू 15, वो बनेगा 1080। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट मारे, और वो ट्विस्ट किस तरह से होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है मेरे पास, साइड देगा सर क्यूब का, और ना 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 ना, ना। सी एक क्वेश्चन ये इस तरह से होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक 6 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर कट अप इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो सकते हैं। लीस्ट पूछा ना सर। तो ये एक क्वेश्चन का एक अलग एंगल होता है कि अगर इसी में आपको यहाँ पर ये ना पूछ के कितने नंबर ऑफ क्यूब आप शी कैन ऑब्टेन, अगर वहां पर बोलता है कि लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब कितने आप बना सकते हो, लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब आप कब बना सकते हो? जब बड़ी से बड़ी साइड होगी उसकी। हाँ जब मैक्सिमम आप साइड रखोगे, सारी साइड्स रखोगे, तभी तो लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे ना। और मैक्सिमम साइड आप कितनी रख सकते हैं? और साइड का जो साइज होगा वो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 15 15. का 15 का 15 नहीं रख सकते, सबकी 15 रखनी पड़ेगी। क्यूब का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए। बराबर होना चाहिए। 6. तो आप 6, 12 और 15 का ना HCF निकालते हो यहाँ पर, कि वो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या होगा? अगर आप 6 रख लोगे इधर, अगर ये वाली साइड अगर 6 रख लोगे, 15 में 6 बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, 3 होगा ना। तो 3 3 होगा. होगा। तो इसका मतलब होगा आपको 3:3:3 का जो है वो क्यूब बनाना पड़ेगा। और आप अगर 3:3:3 का क्यूब बना रहे हो तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा? 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है। और टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 1080। तो अगर इस 1080 वॉल्यूम के क्यूब में 27 वाले वॉल्यूम के क्यूब आप रखोगे तो आप क्या बोलोगे कितने क्यूब बन सकते हैं? 40 ठीक है. उस केस में आंसर, जब लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब बोलते हैं ना, तब आंसर 40 होगा। ठीक है। यस तो घुमाने वाला क्वेश्चन होगा ना सर? यस, एप्टीट्यूड में क्वेश्चन सारे घुमाने वाले होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम। चलो, ये बोलता है इन अ कैंप देयर इज प्रोविजन ऑफ मील्स for either 120 adults or 200 children. If 150 children have already eaten, then how many adults could be fed with the remaining food?
देखो देखने में क्वेश्चन आपको शायद लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है क्वेश्चन। आपको बोलता है या तो 120 एडल्ट खा सकते हैं इसको, या फिर उसी फूड को आपके 200 चिल्ड्रन खा सकते हैं। अब मुझे बिल्कुल सिंपल सिंपल बताना कि एडल्ट टू चिल्ड्रन का रेशो क्या है। 3:5। 3:5। 5। अब आगे ये बताओ, अगर 150 चिल्ड्रन कंज्यूम कर चुके हैं, 150 अगर चिल्ड्रन खा चुके हैं, तो खाना कितने चिल्ड्रन के लिए बचा है? 50। 50। 50। 50 चिल्ड्रन जो है वो रिमेनिंग फूड को खा सकते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जिस खाने को 50 चिल्ड्रन खा सकते हैं, उसी खाने को एडल्ट कितने खाएंगे? तो वो यहाँ से रेशो से नहीं देख सकते। अगर ये 55 के बराबर है 3. तो 3 का वैल्यू कितना आएगा? 30। 30। तो समझ में नहीं आया। मतलब ये रेशियो का तो सब उसके बाद नहीं समझ आया। अरे मतलब रेशो हमेशा 3:5 में रहेगा ना, मैनेज टू उनकी हम्म कंजम्पशन का। तो यस सर। अगर 50 चिल्ड्रन 5 के बराबर है तो 3 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम। अच्छा। डिवाइडेड बाई 5 10 आ जाएगा। हाँ 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 3 हाँ। कर दो। ओके सर। सो वो सब्स्टिट्यूट वाला पार्ट हम कब करते हैं? कौन सा सब्स्टिट्यूट वाला? जैसे 120 चिल्ड्रन, मतलब 3 men is equals to 5 children, तो 1 man would be this much children, तो अरे नहीं, वो सब्स्टिट्यूट वाला कब करते हैं? ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। वो चेन एंड रूल में होता है, हम्म। टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में। ये एक अलग ही चीज है। मतलब ये जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर उसका कंसेप्ट लगता है मल्टीप्लायर वाला, अगर सेम होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल जनरल है, मतलब रेशो का क्वेश्चन है ये एक तरह से, कि 3:5 का रेशो होगा। और वो कब करते हैं उसके तो बहुत सारे मतलब फिर ऑप्शंस है ना हमारे पास। टाइम एंड वर्क में हमने सब किए थे वो, हाँ, हर एक तरह देखो का ना। उसमें भी कुछ ऐसा सही होता है ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी बस। नहीं नहीं, है भी वैसा ही एक तरह से अगर देखा जाए। हाँ। आप तुम ठीक बोल रही हो। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता कि कहाँ करते हैं। आप किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। ओके सर। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 120 एडल्ट अगर आपके 200 चिल्ड्रन के बराबर हैं, तो आप बोलोगे कि 1 एडल्ट किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 200 बाई 120 चिल्ड्रन, 5/3 के बराबर। हाँ। फिर से वही बात आएगी, 5/3 की वैल्यू अगर 50 है तो 3/3 की कितनी होगी? 30 हो जाएगी। ओके। है कि नहीं? हाँ सर। से होता है। ठीक है सर। बस हमने इसको फ्रैक्शन ना बना के रेशो में कर दिया। फ्रैक्शन इज ऑल्सो रेशो ना। हाँ। तो ऐसा है। चलो, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल। यू हैव 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन एंड बताओ। अभी उनको मैं
हाँ जी, हो गया किसी का? 3:2. अरे भैया थ्री कौन इज टू बोला है टू 3:2? सर। पहले कौन बोला है? जानवी। Janvi sir. जानवी की तरफ से कभी कभी आंसर आता है यार, मैं आवाज ही पहचान जाता हूँ, ये वहीं से आया होगा आंसर। 3:2। देखो बहुत बड़ा, मतलब आपको लग रहा होगा शायद ये एक पजल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पजल ये नहीं है, बहुत आसान सा पजल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे अब मैं बिल्कुल एक नॉर्मल उससे करूंगा। सपोज करो मेरा ना 100 रुपये बिल आना था, ठीक है। मुझे ना 20% से बिल जो है डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल बिल कितने का आया? 80 रुपीज़ का। 80। अब आपको पता है कि वो 80 जो 20 रुपये कम हुए हैं आपके, वो किस वजह से कम हुए हैं? नाइट कॉल की वजह से। और नाइट कॉल का आपको पता है कि सिर्फ 50% चार्ज होता है कि नहीं? तो 50% चार्ज होने का मतलब है 50% डिस्काउंट होता है नाइट कॉल पे। अगर मैं बोलूँ नाइट कॉल्स की बात करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि 50% जो है वो डिस्काउंट होता है। तो आप ये बोलोगे ये जो 20 रुपये कम हुए हैं, ये जो 20 रुपये कम हुए हैं, यही तो नाइट वाली कॉल के 50% के बराबर है ना। 50% ऑफ नाइट कॉल्स। बोलो। यस सर। तो अगर 20 रुपये 50% ऑफ नाइट कॉल्स हैं अगर, तो इसका मतलब है कि नाइट कॉल्स के लिए आपको 40 रुपये लगा होगा, और डे कॉल के लिए आपको 60 रुपये चार्ज लगा होगा। उसने बोला व्हाट इज द रेशो ऑफ माई कॉल्स एंड SMS ड्यूरिंग डे एंड नाइट, बताया ना। तो DC:NC बोला है आपको, तो ये हो जाएगा 60:40 विच इज 3/2। ठीक है, चलें आगे। ये दिया हुआ द रोड्स टू ट्रेवल वेरियस सिटीज फ्रॉम पॉइंट A आर गिवन। IJK कैन बी रीच ओनली फ्रॉम E कैन नॉट बी रीच फ्रॉम D और C। A लीड्स टू B। हाँ, इसको ना पूरा पजल हमें बनाना पड़ेगा। लेट्स डू इट। यस सर। सर एक बार आप पहले का आंसर क्या आया बस बता सकते हो? 3:2। ठीक है। 3:2। हाँ, जैसे 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 बोल रहा है ना, वैसे वैसे बनाते जाएंगे। बोलता IJK कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम E। मतलब मैं यहाँ के E बना लेता हूँ। आप IJK, आप केवल E से ही जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बोलता E कैन नॉट बी रीच्ड फ्रॉम D और C। आप E पहुंचने के लिए, इफ यू वांट टू रीच E, तो D और C जो है वो रूट नहीं हो सकते हैं किसी भी हाल में। तो ये तो रोंग कर दिया इसने। बोलता A लीड्स टू B। इनसे तो कोई रिलेशन नहीं है ना, इन दोनों से अलग बना लेते हैं। बोलता A जो है वो B तक जाता है, A लीड्स टू B हो गया। ऑन एंड फ्रॉम C यू कैन रीच G। C से आप G जा सकते हो। यहाँ भी कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लिख दो C से आप जो है वो G जा सकते हो। फ्रॉम C यू कैन रीच G। बोलता B लीड्स टू E। मिल गया। B से तो E जा सकते हैं ना हम, कोई बात नहीं। मतलब D कैन बी रीच्ड फ्रॉम C। आप C से आप जो है वो D जा सकते हो। ये मैंने यहाँ बना दिया, C से आप D जा सकते हो। एंड D लीड्स टू F। और D जो है आपका F में जाके मिलेगा कहीं, तो मैंने यहाँ से जो है D जो है वो F में जाके मिला दिया। और लीड्स टू F। बोलता L कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम G। L पहुंचने के लिए आपको G के थ्रू होके जाना पड़ेगा वाया F। F कहाँ पर है? यहाँ ये रहा, है ना। बोलो।
बोलता एल पहुंचने के लिए एल कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम जी वाया एफ। तो आप ये बोल सकते हो एफ से Yes. जी जा रहा रास्ता और जी से कहीं एल जा रहा होगा, हो सकता है ना ऐसा। वो आई जे के है, ये है एल कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम जी वाया एफ, या कुछ गड़बड़ है। क्या आपको मैसेज कर रहे हैं लोग? एक मिनट जरा, लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं मैसेज वगैरह ना देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं इधर पीडीएफ देर इज कॉमर्स ए एंड बी आर डिफरेंट। एक मिनट जरा दोबारा पढ़ लेते हैं उसको, हो सकता है मैसेज क्यों कर रहे हो, माइक खराब हो गए सबके। चलो दोबारा करते हैं। बोलता आई जे के कैन। तो बट एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के लिए तो नीडेड ही नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें तो दिया हुआ है कि आई जे एंड के कैन ओनली बी रीच फ्रॉम, और फर्स्ट लाइन में ही आंसर दिया हुआ है। सर बट और क्वेश्चंस होंगे इसके नीचे, उसके लिए और सॉल्व करना क्वेश्चन दे सर इसका, इसीलिए। हाँ, Yes, sir. चलो वो और क्वेश्चन बाद में हम तभी बना लेंगे क्योंकि अभी जस्ट नहीं है यहाँ पर ना। हाँ अभी तो ये तो यार दे बताओ क्या मजाक था ये। आई जे कैन ओनली बी रीच्ड फ्रॉम, ई हो गए तो डायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट ई है। हम्म चलो खैर, जो दूसरे क्वेश्चन होंगे ना उसको ना हम वहीं से बना लेंगे दोबारा से। इसको बनाओ फटाफट से। क्या है ये, व्हाट शैल कम इन प्लेस ऑफ इक्वल इन द सीरीज गिवन बिलो। आदित्य, बी सी डी प्लस 3 ई एफ जी एच आई प्लस 5, तो यहाँ प्लस 7 होना चाहिए ना। जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है यहाँ पी ये देख लेते हैं, और फिर प्लस यहाँ 9 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। पी प्लस 9 शुड बी इक्वल टू वाई, ठीक है। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कर रहा है, सेटिस्फाई है ना। तो इसका मतलब पूरा एक पैटर्न बन रहा है, +3 +5 +7 +9 का। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ई। और P लाने के साथ में ना ये जरूर देख लिया करो कि P से Y +9 सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तब पूरा पैटर्न बनता है हमारा। क्योंकि केवल यहाँ +3 +5 दो ही बने ना हमारे, ये सिर्फ चेंज तो हमें एक ही दिखा ना कि +2 से बढ़ रहा है। तो एक से ना हम सर्टेन नहीं हो पाते, इसलिए मैंने लास्ट में भी वो चेक किया टू कंफर्म कि वहां पर ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें एक और पैटर्न बनेगा क्या, मतलब मैंने हाँ नहीं, पैटर्न बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बताओ क्या दिख रहा है तुमको। जैसे A+2 करोगे तो D आ जाएगा, A तो प्लस B और 3 C का करेंगे तो गैप D रहेगा। आएगा। B और C का गैप है ना बीच अच्छा में। ठीक है, हाँ A+2 हाँ करें हाँ तो D आएगा। फिर +4 मतलब EFGH का गैप करोगे तो 1 I आ जाएगा। और फिर 6 के बाद मतलब 2 4 6 8, तो ठीक 6 है। पे भी P आ रहा है, और फिर P के बाद 8 का गैप आएगा तो हाँ Y वो आ मैं रहा है। समझ गया, वो यही सेम पैटर्न है। वो बस बीच का गैप देख रहे हो आप यहाँ पर, हम पूरा ही ऐड कर दे रहे हैं तीनों। ठीक है, बट हो सकता है, इट कुड बी। ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये 4 का क्यूब है ना, ये आपका 6 का क्यूब है, और ये आपका 8 का क्यूब है, क्यूब जैसे। तीनों।
इस पे 1000 पे आप देखो तो ये 10 का क्यूब बनता है आपका, उसके आगे वाला 12 का क्यूब है, उसके आगे वाला 14 है, I think. 14 का क्यूब है। अब यहाँ पर जैसे 4096 क्वेश्चन मार्क और 8000, तो 8000 किसका क्यूब होता है? 20 का, है कि नहीं? यस सर। 20 का क्यूब होता है, तो यहाँ कितने का होना चाहिए? 18 का, हाँ और यहाँ 16 का क्यूब होना चाहिए। तो 16 का क्यूब करके आप देख लो 4096 आएगा। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर 18 का क्यूब होना चाहिए, और वो क्या होता है? 18 का 8 64 अच्छे 512, तो 5832. 5832। इसी के साथ में एक पैटर्न इसमें हम्म। और भी है, जैसे ये तो आपका यहाँ देखो, ये 4 का क्यूब है, ये 10 का, और ये 16 का है। तो आप अगर इसको वर्टिकली देखोगे ना तो 6 से बढ़ रहा है, देखो, है कि नहीं? तो ये आपका 6 से 12 हुआ तो ये वाला 18 हो जाएगा, ये 8 से आपका 14 हुआ तो 20 हो गया। ये भी तो एक पैटर्न है ना, तब भी यहाँ 18 का ही स्क्वायर आएगा, 18 का क्यूब। तो 2 का ही डिफरेंस है ना, अगर देखा जाए वैसे भी। मतलब अगर 4 आप 6 8 10 12 14 है अगर ना। आप कॉलम वाइज देखोगे ना तो ये 6 का डिफरेंस है खड़े में अगर देखोगे तो, और ऐसे रो वाइज देखोगे तो 2 2 का डिफरेंस है। यस तो सर। दोनों तरफ से बन रहा है, रो वाइज भी कॉलम वाइज भी, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से पैटर्न बन रहा है इसमें। यस सर। तो क्यों निकालने का कोई इजी तरीका नहीं है क्या? क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका होता है मल्टीप्लाई करना, जो हमने बचपन से किया आज तक। सर हम लोग का तो वो बोला ही था ना सर आपने, वो टेबल रट्टा मारने के लिए काइंड ऑफ, मतलब याद रखने के लिए स्क्वायर और क्यूब का। ये वही आ गया ना ऊपर वाला क्वेश्चन जो था, बट इस यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। इफ वन रीचेस डी, वन कैन गो। डी पहुंच के कहाँ जा सकता है बंदा? चलो देखो, कोमा वाला जिसका भी डाउट था वो ऊपर, उसमें देखो मैं आपको बता दूं, जे एंड के कैन बी रीच ओनली फ्रॉम ई, ये तो ठीक है, आई जे के यहाँ से पहुंचा जाएगा। उसके बाद बोलता है ई कैन नॉट बी रीच फ्रॉम डी और सी, ई जो है आप डी और सी से नहीं जा सकते हो। ए लीड्स टू बी एंड फ्रॉम सी लिखा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ए जो है बी और सी दोनों पे जाएगा। ये फ्रॉम सी जो है ये इसके जी के लिए है यहाँ पर, फ्रॉम सी यू कैन रीच जी, ए लीड्स टू बी एंड फ्रॉम सी यू कैन रीच जी। एक अलग सेंटेंस हो गया ना ये वाला। बोलता बी लीड्स टू ई, फुल स्टॉप, डी कैन बी रीच्ड फ्रॉम सी, डी लीड्स टू एफ, जी ऑल्सो लीड्स टू एफ, और एल कैन बी, ये क्या हुआ? अच्छा नीचे चला गया ये। एल कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम जी वाया एफ, एम कैन ओनली बी रीच फ्रॉम डी वाया एफ। चलो बनाते हैं। सो आंसर मिल तो गया ऐसे क्या? कि जैसे उसमें बोला है डी कैन बी रीच फ्रॉम सी एंड डी लीड्स टू एफ, तो डी एफ तो जाएगा ही, और फिर लास्ट लाइन में लिखा है दैट एम कैन ओनली बी रीच फ्रॉम डी, और ऑप्शन एफ में और एफ एम हो एंड एम तो जाएगा। है ही। देखो इतने समझदार बच्चे हैं हमारे पास। एम कैन ओनली बी रीच फ्रॉम डी वाया एफ। यस भाई, एम भी आप ओनली डी से जा सकते हो, और एफ तो आप जाओगे ही जाओगे, है कि नहीं? डी लीड्स टू एफ लिखा है ना यहाँ पर, तो अगर बंदा डी पहुंच गया है तो एफ और एम पहुंचेगा। बना सकते हो इसको, या फिर डायग्राम बनाए? बताओ बाकी लोग। सर हो जाएगा। सिर्फ डी वाला, मतलब बाकी देखो ही मत, सिर्फ डी का देखो, ऊपर जो डेटा है ना सारा, उसमें सिर्फ डी का देख लो। तो डी में एक तो ये बोला है कि डी लीड्स टू एफ, और दूसरा आपको बोला है ये वाला, एम कैन ओनली बी रीच्ड फ्रॉम डी वाया एफ, तो एफ और एम हो जाएगा वहां पर।
एक और क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा ही कुछ देखते हैं, क्या पता बिना डायग्राम के ही हो जाए। ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो बिना डायग्राम के हो जाए। तो बता, टू रीच एम वन मस्ट हैव ट्रेवल थ्रू, यार क्या मजाक। एम पहुंचने के लिए कहाँ से होना जरूरी है? डी और एफ। DNF है सर। डी और एफ। जी एंड एफ होगा, क्योंकि सेकेंड लाइन में लिखा है जी लीड्स टू एफ, और पहले हमने पढ़ा था कि डी से एम जाएंगे विया एफ, तो हाँ। मुझे जी एंड एफ लग रहा है। तो डी से डायरेक्ट एफ वहां जा रहे हो आप, एम पे आप एफ के थ्रू होके जा रहे हो, तो एफ तो होना जरूरी है। तो एक ही ऑप्शन सर, और GNF। ऑप्शन भी एक ही है, तो हाँ फिर तो F जी लीड्स टू एफ, और जी लीड्स टू एफ भी लिखा है ना यहाँ ऊपर। तो G से जाना ही पड़ेगा। बट ये भी लिखा है कि M कैन ओनली बी रीच फ्रॉम D वाया F, तो D भी तो होगा ना फिर। नहीं, टू रीच एम वन मस्ट हैव ट्रेवल थ्रू, मतलब अगर एफ नहीं होगा तो डी से भी नहीं पहुंच पाओगे ना भाई। वाया एफ भी तो बोला है ना उसने, अगर डी एम कैन ओनली बी रीच फ्रॉम डी वाया एफ बोला उसने, तो अगर बीच में एफ नहीं होगा तो डी का भी तो काम मतलब खत्म हो जाता फिर, है कि नहीं बताओ? सर वैसे एग्जाम में ना बनाना है बेटर रहेगा। हाँ सर, एग्जाम ऐसे बना लो, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना वैसे हाँ। मेहनत कम करने के लिए। अगर बनाना है तो बताओ, मैं बनाता हूँ भी, क्लियर हो जाएगा अभी सबका। सर बना दो बाकी लोगों के लिए, हमने तो फिर भी किया था, लेकिन चलो ठीक है, बाकी लोगों के लिए कर दो सर। एक बार बना लेते हैं, कुछ नहीं ज्यादा। बोलता आई जे के कैन बी रीच ओनली फ्रॉम ई, तो मैंने बोला था यहाँ मैंने ई बना दिया, तो इससे आप 3 जगह जा सकते हो, आई जे के, आप 3 प्लेसेस पे जा सकते हो। उसके बाद बोलता है ई कैन नॉट बी रीच फ्रॉम डी और सी, तो ई जाने के लिए आप डी और सी से नहीं जा सकते, इसका कोई रोल है भी नहीं वैसे इस पॉइंट का। उसके बाद बोलता है वो ए लीड्स टू बी, ए लीड्स टू बी पता नहीं हमें कहाँ है, ए लीड्स टू बी रख देते हैं यहाँ पर, ए लीड्स टू बी एंड फ्रॉम सी यू कैन रीच जी, सी से आप जी जा सकते हो, तो ये यहाँ पर सी था, तो चलो कोई बात नहीं, सी से आप जो है जी जा सकते हो। और बी लीड्स टू ई, तो ये ई आ गया ना, तो यहाँ पर मैं ना बी बना लेता हूँ, बी लीड्स टू ई, तो इसका मतलब है बी लीड्स टू ई है, तो इसके आगे जस्ट ए आएगा यहाँ पर। चलो मैंने यहाँ ए बना लिया, मतलब क्योंकि ए से बी जा रहे हो, बी से आप ई जा रहे हो। बोलता है डी कैन बी रीच्ड फ्रॉम सी, डी पहुंचने के लिए आप जो है वो सी से होकर जाओगे, तो यहाँ पर ये रहा सी, तो मैंने बोला यहाँ से आप जो है वो डी जा सकते हो। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, डी कहाँ रह गए, डी कैन बी रीच फ्रॉम सी हो गया, ठीक है। मतलब डी लीड्स टू एफ, तो डी जो है वो कहीं आपको एफ तक लेके जाएगा, कोई बात नहीं, चले गए। बोलता जी ऑल्सो लीड्स टू एफ, जी ऑल्सो लीड्स टू एफ, कोई बात नहीं, जी ऑल्सो लीड्स टू एफ, तो जी वाला भी एफ तक हो गया, ये रहा। फिर उसके बाद बोलता है एल कैन बी रीच्ड ओनली फ्रॉम जी वाया एफ, तो इसका मतलब है एल पहुंचने के लिए आपको एफ से कहीं जाना पड़ेगा, जी और जी से एफ होके फिर आपको एल जाना पड़ेगा, ठीक है। ओनली फ्रॉम जी वाया एफ। बोलता एम कैन ओनली बी रीच्ड फ्रॉम डी वाया एफ, मतलब एम जाने के लिए आपको डी से होकर जाना पड़ेगा और वाया एफ करके, तो इसका मतलब है यहाँ कहीं एम भी है। बोलता है ऑल डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस आर 1 किलोमीटर, ऑल वे आर वन वे रोड। अब देखो यहाँ ना आपको कहीं इस डायग्राम से रिलेट करा सकते हो, इस वाले से, पीछे वाले से। चलो खैर क्वेश्चन देखते हैं। टू रीच एम वन मस्ट हैव ट्रेवल थ्रू, देखो एम जाने के लिए आप कहीं से भी आप जाओगे, एफ से तो जाना ही पड़ेगा ना पक्का, तो GNF ही ऑप्शन है। DNF। एफ के साथ ऑप्शन जी ही है आपका, या तो डी और एफ होता या जी और एफ होता, अब डी और एफ तो है नहीं ना, तो इसलिए ये आंसर आपका जी और एफ बनता है। वैसे ही यही क्वेश्चन आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, अगर
बोलता इफ वन रीचेस डी वन कैन गो टू। तो अगर आपका डी पे पहुंच गया तो आप एफ पे भी जा सकते हो, एल पे भी जा सकते हो और एम पे भी जा सकते हो। तो देख लो एफ के साथ क्या ऑप्शन गिवन है। तो एफ के साथ आपको एम गिवन है, एफ के साथ। हम्म अच्छा एल भी तो है एफ के साथ ही है, एक मिनट। सर बट इन्होंने एम ओनली क्यों लिखा है फिर, एफ एन एम ओनली? तो इमीडिएट देखना है ना सर आपको। मतलब एक सेकंड सर, एक सेकंड। G also leads to F. L can be reached only from G. पर वो एफ के थ्रू थोड़ी जाएगा। ये L वाला ना मैंने पहले सही बनाया था, ऊपर वाला ऐसे बनेगा, ये बनेगा मतलब वाया F से L, होते हुए, और ये रोड ना इधर है G की तरफ। वही मैंने पहले तो वही बट बनाया। ऑलवेज आर वन वे ओनली भी लिखा हुआ है। हाँ इसीलिए तो ऊपर बना रहा हूँ ना मैं। और देखो मैंने ऊपर यही बनाया था, ये ऊपर L इधर ही बनाया था कि वाया F से होके G से ही आप L पहुंच सकते हो। इस तरह से बनेगा। तो अगर आप डी पहुंच गए तो डी से आप एफ और एम पहुंच सकते हो ओनली, केवल उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आगे। तो इसका मतलब ये तो डायग्राम इतना बड़ा इधर बना, ये तो बेकार है, किसी भी क्वेश्चन में काम का नहीं है। क्योंकि जैसे ये जो ये वाली जो वो है, ये तो स्टेटमेंट में पड़ी है ना, ये आई जे के कैन बी रीच फ्रॉम ई। तो इसका फायदा ही क्या हुआ, कुछ नहीं। चलो खैर ऐसे डायग्राम बना लेते हैं ना तो काम आसान हो जाता है आप लोगों का थोड़ा। जो लोग सोच नहीं पाते ज्यादा, और जिनको दिख जाता है वो अच्छी बात है। चलो बोलता टू स्टेटमेंट आर फॉलो बाय टू कंक्लूजन 1 and 2 मेक योर आंसर दिस इज डिपेंड, जो भी तो करता है। वेन डायग्राम है। नहीं वेन डायग्राम नहीं है, ये बोलता नहीं है क्या? ऑल स्टूडेंट्स इन ओके। माय कॉलेज आर इंटेलिजेंट। मेरी इस कॉलेज में हर बच्चा इंटेलिजेंट है। एंड राहुल इज नॉट इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या होगा? Rahul is not from my college. यस, तो राहुल शुड स्टडी मोर, जस्ट अ सजेशन, क्या क्या बकवास है। नॉट अ कंक्लूजन। ये तो मजाक। अरे ये पता है किसी एग्जाम के निकाले मैंने, सारे 15 या 16 वाले टिस नेट के क्वेश्चन है सारे। अच्छा, तो ये आपका ओनली वन वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन देने से कैसा होगा? हाँ भी दे सकते हो। No, but then you look at the cutoffs for years 2015-16, they're very high. They're सही है। 77-78 के आसपास. इस बार तो बढ़ेगा ही, इस बार भी बढ़ेगा चार का सर। ना 77 78। बढ़ेगा ही सर, क्योंकि इस बार वैसे भी जब भी स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे ना अभी इस बार जो दे रहे हैं सर। नहीं देखो कट ऑफ बढ़ना और घटना जो है ना क्वेश्चन एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है। एग्जाम अगर बहुत आसान होगा तो कट ऑफ ज्यादा आ जाएगी, एग्जाम बहुत का हल्का इजी होगा, सॉरी एग्जाम बहुत इजी होगा तो ज्यादा आएगी, और थोड़ा डिफिकल्ट अगर आता है तो कट ऑफ कम हो जाती है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, पता नहीं लास्ट ईयर की बात है, साइकोलॉजी वालों का कट ऑफ डाउन गया था। और लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, वो उस डाउन जाने की वजह ये थी कि एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था यूजुअल एक्सपीरियंस से। जैसे लोग जो प्रीवियस ईयर्स में देख रहे थे उससे ना थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट आ गया था वो एग्जाम ना। 18 की बात है शायद, तो लास्ट ईयर की बात है ये। मतलब 19 वाला जो टिसनेट हुआ था ना। सर 20 वाले में भी कट 20 ऑफ वाला भी डिफिकल्ट था सर। 20 वाला कट ऑफ 73 था ना सर? एचआर का। एचआर का। हाँ उससे पहले 82 था इफ आई एम नॉट नहीं नहीं मिस्टेकन। नहीं नहीं 80 उससे पहले 82 नहीं था, 19 वाले में भी इतना ही था। अच्छा। उससे पहले कभी हो सकता है 16-17 में हो सकता है 82 ना, लेकिन 19-20 में तो नहीं है। चलो ये बोलता है अलका प्लेसेस 5 आइस क्यूब फ्रॉम द फ्रीजर। देखो 5 आइस क्यूब लगा दिए 5:5:5 का। बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड दैट गेट्स फॉर्म्ड। आपको इसको इसका एरिया बताना है, क्या होगा बताओ। देखो जनरली ना इसको ना क्यूब ये बना देते हैं 625 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम निकाल देते हैं बहुत से लोग। 125 नहीं होगा। इसका एरिया बताना है आपको, तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, जैसे टॉप सरफेस का एरिया अगर आप देखते हो एक का, तो क्या बनता है वो, जैसे 5 5 5 5 25 हो गया ना ये Yes, पूरा, sir. और ये 5 है,
तो 25 इंटू 5 कितना होता है? 125. 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये एक ही सरफेस का तो हुआ ना ऊपर वाले का, और ऊपर जैसे 4 सरफेस हैं, नीचे भी है, आगे भी है और पीछे भी 4 है ना, तो इसलिए इसको इंटू 4 करेंगे तो 500 तो इसका हो गया, जो बड़े वाले सरफेस हैं। अब छोटे वाले साइड के भी तो देखने पड़ेंगे ना आपको, और इसका एरिया क्या होगा 5 इंटू 5 करके, बोलो। तो ये छोटा वाला मतलब तो अरे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, गुड। रुको जरा मैं एक ना वो निकाल लूं, या तुमको ऐसे समझ लो। ईंट देखिए कभी आप लोगों ने, ईंट, ब्रिक, यस सर। ऐसा समझ लो ये ना ब्रिक है जैसे। हम्म। मुझे एक बात बताओ, इसके कितने फेस होते हैं? एक क्यूब के या क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं ये बताओ। चलो तुमको क्यूब वाले चैप्टर में ले जाया जाए। 6. 6 होते हैं ना। हाँ अगर आप सरफेस एरिया बता रहे हो तो 6 फेसेस का नहीं बताओगे सबका? हाँ, तो ये जो 4 फेस होंगे ये वाला, जैसे जिसमें कि ये 4 इक्वल वाले फ्रंट के है, और 2 जो छोटे हैं, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, 4 ठीक। तो ये, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, 4 तो इसका बताओगे। अच्छा और 2 साइड वालों का, हाँ 6 फेस उस का एरिया नहीं बताओगे। हाँ, तो ऊपर वाले का तो हो गया, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे का हो गया, मतलब 125 इंटू 4, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और छोटे वाले का क्या होगा, साइड 5 5 की है, तो 5 इंटू 5, एक का हुआ इंटू 2 कर दोगे 25 into 2, हाँ 55 50, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें और क्या ऐड कर दोगे अरे तो वहां इतना दिमाग लग जाएगा हमारा। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। दिस वाज द नाइसेस्ट क्वेश्चन एवर सिंस आई हैव जॉइंड। चलो ये देखो, ये बनाओ क्वेश्चन। मतलब वन मॉर्निंग विनय एंड विजय आर फेसिंग ईच अदर। चलो विनय और विजय बना लेते हैं। ये विनय है, ये विजय है, भाई एक दूसरे की साइड फेस किया हुआ है। बोलता द शेडो ऑफ विनय फॉल्स ऑन हिज लेफ्ट, मतलब विनय की शेडो उसके लेफ्ट पे फॉल करेगी इफ हम्म। विजय टर्न्स बाई 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज विजय फेसिंग। क्या मतलब हुआ इसका बताओ। मतलब पहले तो यही बता दिया कि विनय के लेफ्ट में शेडो फॉलो करती है, उसके बाद पूछा कि विजय अगर 90 डिग्री आपका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो किस साइड फेस किया हुआ है, वो किस साइड फेस कर रहा है इस टाइम। तो आप क्या करोगे, सब सबसे पहले विनय देखो, विनय के लेफ्ट में शेडो गिर रही है हम्म। और मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है। मैंने बताया था ना टाइम पे मैटर करता है यहाँ पर। मॉर्निंग का टाइम है तो शेडो कहाँ गिरती है मॉर्निंग में बताओ। टेस्ट मॉर्निंग में वेस्ट। वेस्ट में गिरती है, तो इसका हम्म। मतलब ये वेस्ट हो गया। आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट। प्लीज हम्म। और नॉर्थ साउथ किधर होंगे बताओ। तो नॉर्थ, तो नॉर्थ आपका राइट साइड में आ जाएगा ना। हाँ। हाँ, नो इस तरह से मूव कर रहा है ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टा हो जाएगा ना। ऐसे। क्योंकि अगर वेस्ट ऊपर जाके ऊपर चला गया तो मतलब नॉर्थ तो इधर आ जाएगा राइट में, और हम्म। ईस्ट नीचे आ गया तो साउथ आपका लेफ्ट में चला जाएगा। इस तरह से हो गया ये। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वेस्ट, नीचे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब काम आ गया विजय का। मतलब विजय जो है, इफ विजय टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या समझते हो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 90 डिग्री का मतलब? उल्टा घूमेगा ना, टुवर्ड्स द नीचे लेफ्ट। की साइड घूमेगा कि ऊपर की साइड? सर ऊपर। ऊपर घूमेगा। अच्छा, ऊपर घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉक है ना। आंटी क्लॉकवाइज तो नीचे घूमेगा ना, देखो ऊपर तो इस तरह करना क्लॉकवाइज है। हो जाएगा। ऐसे घूमता है ना नीचे उल्टा। तो अगर इसने यहाँ फेस किया हुआ है इधर की साइड, तो ये ऊपर को घूमेगा तो वो क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा, नीचे आएगा ना इस हाँ साइड को, हाँ हाँ तो हाँ। नीचे फेस हो जाएगा उसका, फेस इधर है, हाँ। हम्म। ईस्ट की साइड हो जाएगा। तो बट जैसे मैंने ऐसे बनाया कि
मतलब मैंने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो मेरा जो आपका वेस्ट है, मतलब जहाँ पे आपका साउथ है वहां पे मैंने वेस्ट बनाया, तो ऐसी उसमें मर्जी से कुछ भी बना लोगे। क्यों आपने चलो मुझे ऐसे भी बता। बना लेते, कोई बात नहीं, तुम्हारे वाला ही बना लेते, खुश रहो तुम। तथास्तु जीवनम सुख्यामि, सुनिए नहीं कहा? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। चलो तुमने वेस्ट बना लिया। हाँ तो मुझे मतलब, ये बताओ, अगर विनय के लेफ्ट में शैडो गिर रही है, तो शैडो अगर इधर है तो विनय तो फेस ऊपर किया होगा अब। हाँ तो विनय की बात हो रही है ना कि विनय घूम रहा है। तो विनय ऊपर किया हुआ है तो विजय नीचे किया होगा, अच्छा ओ, हाँ है ना? तो ईस्ट ही आएगा, यस हाँ सर। ठीक है, मैंने विनय को अब घुमा दिया इसने था एंटी तो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री किधर मूव करेगा? इस साइड ना। हाँ मैंने विनय को घुमा दिया था तो इसलिए मेरा फिर वो वेस्ट आ रहा था तो। किसी को नहीं घुमा सकते ना अपनी मर्जी से। फिर हाँ अंशु वाली बात याद रखनी है तुमको, कि वहां दिमाग हमारा सर एक तो ये नाम ऐसे देते, रीमा, हाँ रमी, विजय, विनय, रीमा रीमा समझ नहीं आता सर। एक जैसे है ना। हाँ जी सर, कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग। मैंने भी विनय को ही घुमा दिया था सर, जब आपने कहा विजय घूम गया, आई वाज लाइक व्हाट, ये कहाँ। बस यही है, वो थोड़ा सा मतलब सेम अल्फाबेट से स्टार्ट करने वाले नाम देते हैं वो, थोड़े कंफ्यूजिंग से। एक्चुअली सर एग्जाम में ऐसा जल्दी लगता जल्दी। है ये एफर्ट ही नहीं डालते सर बस नाम बस। में, कुछ भी नहीं दे दें। नहीं सर, नहीं रहते एग्जाम ये में नहीं बोलो ये एफर्ट जल्दी नहीं जल्दी डालते, ये पढ़ते हैं। बोलो कि बहुत ज्यादा एफर्ट ये लोग डालते हैं। यस हम्म, सर, वो ताकि कंफ्यूज हो जाए कि विनय विजय हाँ। कौन हाँ घूम रहे क्योंकि हैं। इन लोगों करेक्ट। को ये पता है कि कंफ्यूज होकर भी लोग कहाँ जाके गलती करेंगे वो जानते हैं। एग्जाम में और हर कोई थोड़ा नर्वस और जल्दी जल्दी में लगा जाता है ना, हाँ तो उसको उसमें भी लगता है गलती बस कर कि देते हैं बहुत, लोग। उन्हें यहाँ पर एग्जाम में ये भी हमें समझ नहीं आता कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किधर है। हम्म। एंटी का उल्टे ही तरफ हम्म। घूमना, क्लॉकवाइज इधर जाना। चलो खैर। हाँ ये बोलते हैं मुरुगन इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रसन्ना इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ रो ऑफ बॉयज। If there are 8 boys between Murugan and Prasanna, how many boys are there in a row? अब पता है ये किसी एक का मेरे से डाउट था, अंशु का ही था ये, कि सर यहाँ पर प्रसन्ना दिया हुआ है और यहाँ बॉयज दिया हुआ है, गर्ल है बॉय है। नेम है। तो ये दिमाग में मत लगाना वहाँ पर क्या गर्ल्स नेम बड़ा है। नेम है। आज के टाइम में बहुत सारे नाम आप ऐसे देखोगे जो गर्ल्स और बॉयज में कॉमन होने लगे हैं। स्पेशली आप जैसे पंजाब साइड में जाओ ना, तो वहां पर मैक्सिमम नाम आपको ना गर्ल्स एंड बॉयज में कॉमन मिलेंगे। बस इतना फर्क होता है, बॉयज में वो सिंह लगा देते हैं, गर्ल्स में कौर लगा देते हैं। अमनदीप कौर, अमनदीप सिंह। मेरी ही क्लास में 3 पेयर थे ऐसे, अमनदीप कौर, अमनदीप सिंह, रमनदीप कौर, रमनदीप सिंह, अरविंदर कौर, अरविंदर सिंह। तो ऐसा होता है। आप यहाँ पर ना जेंडर पे मत जाना आप लोग, तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये देखना कि क्वेश्चन में जो बोला है उसको वैसे ही बता दो, और दिमाग नहीं लगाना हमको ज्यादा। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं। मुरुगन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, मुरुगन अगर 6 फ्रॉम द लेफ्ट है, ये मुरुगन है, तो इसका मतलब ये होगा कि मुरुगन से पहले 5 लोग हैं पहले। ठीक है। यस सर। प्रसन्ना इज 10th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड इन अ रो ऑफ बॉयज। प्रसन्ना जो है यहाँ से राइट हैंड साइड से 10th पे है, तो इसका मतलब है इसके आगे 9 लोग हैं। तो बोलता है इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन मुरुगन एंड प्रसन्ना, और बीच में भी 8 हैं, तो बोलता है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, इन द रो। तो आपको पता है 5 तो ये हैं, 9 ये हैं, और 8 ये बीच में, कितने हो गए? 5 + 9 + 8 इज इक्वल टू 22। 22। और 2 ये खुद होंगे, मुरुगन और ये जो है पर्सन, हम्म। इनको मैंने सेपरेट कर दिया ना उन बाकी लोगों से, तो ये 2 खुद भी होंगे। तो यहाँ हम्म, पर इनको आप 2 काउंट करोगे, ये हो जाएंगे 24 टोटल। एक गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पता लोग गलती क्या कर देते हैं, 6 तो इनको लेंगे पहले, हम्म। पूरा 6 लिख लेंगे, बोलेंगे 6 पे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 10 इसको ले लेंगे, इसको कितना हो गया? 16। 10। अच्छा। हाँ, और 8 इसको भी ले ही लेंगे, तो 24 हो ही गया। चलो यहाँ भी, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं हो पाता, कई बार गलत हो जाता है। तो आप लोग ना इसी तरह से ना इनको अलग रख के करोगे तो बेहतर रहेगा, आपका मिस्टेक होने का चांस जो है ना बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, हम्म। चलो।
क्वेश्चन देखो, ये आ गया ब्लड रिलेशन का। सब दिमाग खाता है। सर आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन एट ऑल। I love दिमाग this गर्म हो जाता है, question. मेरा मतलब कोई दिमाग भी गर्म हो जाता है जब भी देखता हूँ। फोटोग्राफ, सर पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कौन बोलता है ये फोटो देख के, मतलब सीधा सीधा सीधा। मेरा दिमाग गर्म हो जाता है जब भी ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ। ये क्या बोला समझ में ये नहीं आता कि कौन बोलता है ऐसे फोटो को देख के। हाँ सर। सर तो नाम जिंदगी भर बताओ। तो था ऐसा एक मॉक में था कि मतलब उसका रिलेशनशिप ग्रैंड मदर का था, वो पता नहीं घुमा फिरा के बोलता है कि हाँ मेरी ग्रैंड मदर है। मेरे को इतना गुस्सा आया था ना तब। सच पेन, मतलब सर एक तो सर जॉइंट फैमिली में रहने से बात अलग था, इन द सेंस कि सब मालूम हो जाता है। अब तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली में तो और मुश्किल हो जाता है ये सब ढूंढना, कौन क्या है सर। और इंग्लिश में तो सारे अंकल हो जाते हैं या फिर सारे आंटी हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना इंग्लिश में यही है। देखो पता क्या है, ये ना वही वाला हिसाब आज हो रहा है। जैसे अभी ना पीछे एक मीम चल डाला था किसी ने व्हाट्सएप पे, तो उसने लिखा था a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो उसने लिख रखा था ऐसा होता है, और नीचे ये शायद हमारी एक स्टूडेंट ने लगाया था, नफीसा ने। ओह अच्छा, हाँ ओके। तो वो लिखती है, अरे होता है तो हम क्या करें, होता है तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो भाई, होता है ठीक है, हम क्या करें, फिर होता है तो है ना। ऐसे ये वाली बात हो गई कि कौन बोलता है फोटोग्राफ को देख के ऐसे। सही में सर। उसको बोलना पड़ेगा जो कि रफी सर को हाँ चलो, एक वुमेन है, वो हम्म। बोलती है कि ही इज फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ। दिस इज, मतलब आसान सा है ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और ऐसा आसान सा ही आता है। भाई ये बोला कि ही इज फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ कौन होता है? बहू। My वो son's बेटे की wife, वाइफ। हाँ। बेटे की वाइफ। और उसके फादर कौन लगेंगे? brother-in-law. समधी साहब। समझी ना। और समधी साहब के लिए तो अब कोई टर्म है नहीं, तो ब्रदर इन लॉ एक ऑप्शन बचता है हमारे पास लगाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो वो हो नहीं सकते, ना ही फादर इन लॉ हो सकते हैं, ना ही सन हो सकते हैं वो। हालांकि ऐसे भी रिश्ते मतलब होते हैं दुनियादारी में, बहुत कुछ होते हैं, बट ठीक है, हमारे लिए तो सिर्फ एक ब्रदर इन लॉ ही एक जायज दिखता है यहाँ पर, जो हो सकता है। इसके लिए कोई टर्म है भी नहीं समधी के लिए स्पेसिफिक, यही बोल सकते हैं, भाई बोलते हैं ना वो एक दूसरे को, समधी को, कि भाई इस तरह से चलता है। चलो खैर, तो आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। क्या, थैंक यू। और थोड़ा सा अब जो है ना, अब पैनिक होना बंद कर दो, अब ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके पढ़ो, जो भी पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके पढ़ो, जो भी आता है वो भी। ये इन डिटेल कौन बोला? जुनेद, क्या बोला? जुनेद समझ नहीं आएगा ये बताओ, ये पहला मैसेज है कोई? क्वेश्चन के लिए बोला था वो मैसेज, बस जिसने भी बोला था। पहले का क्वेश्चन है, वो एक्सर्ट वो क्यूबोइड वाले का था शायद। पुराना है, उसने पुराना बोल दिया था। पुराना, ओके ओके, समझ आ गया था वो। चलो आ गया होगा, ठीक है, चलो फिर। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू सर। यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बाय।